नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी पर आधारित विश्व इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम एपिसोड नंबर 6 में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। क्लास 9th एससीईआरटी बुक से आपको ये टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन भी अभ्यर्थियों को 6 से 8 सोशल साइंस का ग्रुप ज्वाइन करना है, साथ में जो भी टीजीटी एसएसटी वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप हमारे क्लासेस के नोट्स वगैरह देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, इससे पिछले क्लास में हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप उसको देख लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945। याद करने में भी आसानी आपको। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहा है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था मित्र राष्ट्र के बीच में और धुरी राष्ट्र के बीच में। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन, तो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ जिसका नेतृत्व कर रहा था रूस। तो 4 देश थे। धुरी राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो नाजी विचारधारा को फॉलो करने वाला जर्मनी, तो जर्मनी हो गया। फांसीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाला इटली और साथ में जापान। ये 3 देश एक तरफ, और इन्हीं दोनों गुट के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था मुख्य रूप से। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो जड़ें थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी उसमें थी। वर्साय की संधि की बहुत सारी खामियां भी थी। वर्साय की संधि को हमने पिछले क्लास में देखा था। वर्साय की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को। बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से ये संधि की गई थी। जर्मनी के ऊपर तमाम तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, तमाम तरीके के हर्जाने लगाए गए। जर्मनी पूरी तरीके से इस संधि से बर्बाद हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमने देखा था राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, और राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से विफल रहा, राष्ट्रों को युद्ध से रोक नहीं पाया, और ज़्यादातर राष्ट्र जो है इसकी बात को मानते भी नहीं थे। तो राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है, पूरी तरीके से विफल रहा। अमेरिका ने सदस्य बनने से इनकार कर दिया था, रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था, और इस तरीके से जब परिस्थिति आगे बढ़ी तो फिर लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ पूरी तरीके से फेल रहा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो गुटबंदी हुई थी, यूरोप जो है 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेता जर्मनी था जो नाजीवादी विचारधारा के तहत या फांसीवादी विचारधारा के तहत, दूसरी गुट का नेता फ्रांस था जो साम्राज्यवादी विचारधारा को नेतृत्व कर रहा था। इटली, जापान और जर्मनी एक सिद्धांत फांसीवाद में, फासिज्म में विश्वास रखते थे। तो इटली, जापान और जर्मनी किस सिद्धांत में विश्वास रखते थे, फांसीवादी विचारधारा में। फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देश एक तरफ थे, उनको वार्साय की संधि से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। इंग्लैंड शुरू में इस गुट में शामिल नहीं था, बाद में आ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रसंघ की सफलता हमने देख ही लिया है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 से लेकर 1933 के मध्य, जिसके वजह से आर्थिक रूप से देश बहुत कमज़ोर हो गए। फिर उसके बाद सभी को अपने लिए संसाधन चाहिए थे। नवीन विचारधाराओं की बात करें तो हिटलर और मुसोलिनी का उदय हुआ। जर्मनी में बात करें तो हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी थी। इसके अलावा फांसीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में, बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी थी। तो जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार, और फांसीवाद के सिद्धांत पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी थी। ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर बल देते थे, और इन दोनों राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। राष्ट्रीय गौरव को साम्राज्यवादी लिप्सा का आधार बना लिया। जापान, जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य का विस्तार कर आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाह रहे थे, खासकर जो 1929 से 33 के
आर्थिक मंदी के बाद उत्पन्न हुआ था। 1931 में बात करें तो जापान ने चीन पर आक्रमण कर लिया था और उसका चीन का जो क्षेत्र था मंचूरिया, उस पर कब्जा भी कर लिया था। तो याद रखिएगा किस वर्ष जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा किया था, तो 1931 में। फिर दूसरी तरफ तुष्टीकरण की नीति थी। इंग्लैंड तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। तुष्टीकरण की दिशा में अगर हम बात करें तो अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था जिसमें हिटलर ने सुडेटनलैंड पर अधिकार करना चाह रहे थे। इसके लिए 1938 में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी की मुलाकात होती है। वर्ष याद रखिएगा। इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी। अब यहाँ पर देखिए कि इंग्लैंड ने तुष्टीकरण के चक्कर में, यानी जर्मनी को खुश करने के चक्कर में, इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के सुडेटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी। 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने डेंजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे की मांग पोलैंड से की। पोलैंड इसके लिए जब तैयार नहीं हुआ तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट होता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो ये डेट याद रखिएगा कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 3 सितंबर 1939 को। फिर बात करते हैं 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया जर्मनी ने। फिर 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। तो ये डेट याद रखिएगा कि फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब आत्मसमर्पण किया था जर्मनी के सामने, तो 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। रूस पर आक्रमण की बात करें तो 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया, उसके एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में लिया। साथ ही पुनः जर्मन सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, मगर रूस ने इसका डटकर मुकाबला किया। जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली और रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। अगस्त 1942 जो कि महत्वपूर्ण है, अगस्त 1942 में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट पहुंची, जहां पे स्टालिनग्राद का युद्ध हुआ था 1942 से 1943 के बीच। तो जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट पहुंच गई। यह युद्ध करीब 5 महीनों तक चला। अगस्त सितंबर में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया। स्टालिन उस समय सोवियत संघ या रूस के नेता थे। रूसी सेना एवं नागरिकों को नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और स्वीकृति प्राप्त कर ली। इसके बाद फिर जो है रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल आक्रमण किए। अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल होती है। फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था रूस के सामने। तो याद रखिएगा कि रूस के सामने जर्मनी की सेना ने कब आत्मसमर्पण किया था, तो फरवरी 1943। अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जर्मनी ने अभी पूरी तरीके से हार नहीं माना है, अभी केवल और केवल रूस के विरुद्ध हार यहाँ पर माना है। तो रूस के विरुद्ध यहाँ पर अगर बात करें तो रूस के सामने फरवरी 1943 में हजारों जर्मन सैनिकों और अफसरों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना होती है जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया था। तो पर्ल हार्बर था क्या? अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था, हवाई द्वीप पर स्थित था ये। इसके कारण अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहाँ रखा गया था तहस नहस हो गया था। अमेरिका ने नाराज होकर कह लीजिए तो 7 दिसंबर को जो है पर्ल हार्बर पर जापान का अटैक होता है। 8 दिसंबर एक दिन बाद 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी और इटली जापान के साथ में थे। तो जर्मनी और इटली ने बदले में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाते हैं। दूसरा मोर्चा की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में 1942 के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में घमासान लड़ाई होती है। इसमें जर्मनी बुरी तरीके से पराजित होता है। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरे मोर्चे में अगर हम बात करें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस इन सब ने मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किया और 6 जून 1944 को जर्मनी की सेना परास्त हो गई। तो 6 जून 1944 को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस की संयुक्त सेना से
यहाँ पर जर्मनी की सेना परास्त हो जाती है। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित होकर मित्र राष्ट्रों से संधि कर चुका था। अंततः 7 मई 1945, याद रखिएगा 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंततः जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था? 7 मई 1945। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया था। फलतः हिरोशिमा का नामक निशान मिट जाता है। दूसरा एटम बम 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया। नागासाकी भी खत्म हो गया। जापान के सामने कोई विकल्प था नहीं, उसके 2 बड़े बड़े शहर बर्बाद हो चुके थे पूरी तरीके से। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया। इसी के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज रही जिसका गठन हुआ वो था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना का कारण भी सेम था जो लीग ऑफ नेशंस का कारण था, लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो अपने कार्य में सफल रहती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति को कायम करने की चेष्टा की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध ने शांति और अशांति के 2 निर्णायक केंद्र परमाणु बमों का विकास और शस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को सामने लाए, जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित निर्देशित कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहां पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार कब बनी थी? जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1932, 1933, 1934। तो जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार तब बनी थी जब हिटलर को वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था जर्मनी के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कब हुआ था? तो हुआ था 1933 में। तो वर्ष 1933 को नाजी तानाशाही की स्थापना का वर्ष माना जाता है। जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनती है 1933 में। 30 जनवरी 1933 वह दिन था जब राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था? तो जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को 30 जनवरी 1933 को। और इसी के साथ में जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ए का बी हो जाएगा 1933। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाजी पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाजी पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। किसने किया था? तो 20 फरवरी 1920 को जर्मनी के म्यूनिख में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। संस्थापक थे एडोल्फ हिटलर। 1921 से बात करें तो नाजी पार्टी पर कंट्रोल कर लिया था हिटलर ने। तो 20 फरवरी 1920 को जर्मनी के म्यूनिख में नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी हिटलर के द्वारा। माइन कैंप, इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुसोलिनी, विंस्टन चर्चिल, एडोल्फ हिटलर। तो माइन कैंप की बात करें तो माइन कैंप या मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है? तो यह है एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर की ये आत्मकथा पुस्तक है मेन कैंप। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसको किस भाषा में मूलतः लिखा गया था? तो याद रखिएगा जर्मन भाषा में इसको हिटलर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद का संस्थापक था जिसने इटली को एक फांसीवाद राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया था? एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी। एक यहाँ पर क्या आंसर होगा? बाकी तीसरा कुछ और विकल्प कर लीजिए, ए और बी में से ही एक आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा त्रुटि हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर चौथे नंबर प्रश्न का है बेनिटो मुसोलिनी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिस्मार्क होना था। तो निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद का संस्थापक था? तो फांसीवाद के संस्थापक थे बेनिटो मुसोलिनी। इन्होंने इटली को एक फांसीवाद राज्य में परिवर्तित कर दिया था। तो चौथे में आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शंस में त्रुटि हुई है। तो मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व भी किया था। तो राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तब भी आंसर आपका मुसोलिनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939, 5 सितंबर 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया था और इसी के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था।
अगला प्रश्न है, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो ये कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1939, 5 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939। तो 1 सितंबर को तो जर्मनी ने पोलैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिससे विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। उसके 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो छठे में सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने कब आत्मसमर्पण किया था? फ्रांस की बात यहाँ पर की जा रही है। 9 अप्रैल 1940, 22 जून 1940, 15 मई 1940। तो फ्रांस ने कब आत्मसमर्पण किया था जर्मनी के सामने? तो ये किया था 22 जून 1940 को। 9 अप्रैल की बात करें तो 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हरा दिया था। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। फिर 22 जून 1940 को फ्रांस ने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था जर्मनी के सामने। अगला प्रश्न है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात? 1 दिसंबर 1941, 17 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941। तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? 7 दिसंबर 1941 को। और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था? तो पर्ल हार्बर पर अटैक के पश्चात ही किया था। ये हमने देखा था। कब किया था? 8 दिसंबर 1941 को, एक दिन बाद। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अटैक करता है जापान, और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हिटलर यूएसएसआर से हार गया था? तो कौन सी लड़ाई थी जो हिटलर यूएसएसआर या सोवियत संघ, बोले एक ही बात है, तो यूएसएसआर या सोवियत संघ से हार गया था? डनकिर्को का युद्ध, पोलैंड पर युद्ध, स्टेलिनग्राद का युद्ध। तो हमने देखा था कि स्टेलिनग्राद का युद्ध था जो हिटलर सोवियत संघ से हार गया था। स्टेलिनग्राद का युद्ध कब हुआ था? 1942 से 43 के मध्य। फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसर और जर्मन सैनिकों ने रूस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे स्टालिनग्राद का युद्ध संपन्न हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेना ने जर्मनी को कब पराजित किया था? 6 जून 1943, 6 जून 1944, 6 जून 1945। कब किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेना ने जर्मनी को 6 जून 1944 को पराजित किया था। 7 मई 1945 वह दिन था जब जर्मनी ने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर एटम बम गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को टोक्यो, नागासाकी, हिरोशिमा। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अटैक किया था एटम बम से। और इस एटम बम का नाम क्या था? तो हिरोशिमा पर गिराए गए, अमेरिका द्वारा गिराए गए एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फैट मैन नामक एटम बम अमेरिका ने नागासाकी पर कब गिराया था? दूसरा बम जो गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और यहाँ भी एटम बम था, नागासाकी पर कब गिराया गया? तो 6 अगस्त को पहला गिराया गया, 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया। जापान के आत्मसमर्पण करते समय द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो जापान के आत्मसमर्पण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आंसर है 2 सितंबर 1945। तो 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया और साथ में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। जर्मनी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने जापान पर परमाणु बम गिराने की अनुमति दी थी? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन, विंस्टन चर्चिल। क्या आंसर होगा? तो 15 नंबर की बात करें तो हैरी एस ट्रूमैन, याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने जापान पर परमाणु बम गिराने की अनुमति दी थी। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1945 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। फिर इनके बाद जो है आए थे हैरी एस ट्रूमैन, और इन्होंने ही जापान पर परमाणु बम गिराने की अनुमति दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1940 से 45 के मध्य आपसे पूछा जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जब आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो इसका मतलब है कि एक पूरा समय ले लेना आपको। तो ज़्यादातर समय तक अगर हम बात करें 1940 से 45 की अगर हम बात करें तो ये थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।
और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ की जब आपसे पूछेगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे 3 सितंबर 1939 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, नेविल चैम्बरलेन। तो याद रखिएगा नेविल चैम्बरलेन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आज का लास्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब है सी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम अगले एपिसोड को आपको लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।